तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए 5वां सैम्पल पेपर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, अभी जो आपका 19 फरवरी 2024 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग हिंदी का ये 5वां सैम्पल पेपर कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी के 4 सैम्पल पेपर करवा दिए हैं आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है सैम्पल पेपर वाली, तो ज़रूर जा करके देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इन सैम्पल पेपर्स के अंदर, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। इन सैम्पल पेपर्स को डिज़ाइन करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि केवल वही क्वेश्चंस को हम लोग इन सैम्पल पेपर्स में लें जो पिछले 10 साल के पेपर में बार बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको सैम्पल पेपर वाली वीडियोस में बोलते हैं कि जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, या यूँ कह लीजिए प्रबल संभावना है कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो जाए। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे। ठीक है, और लाइक तो भर भर के कर ही दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसे इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 002। ठीक है, और हिंदी का जो आपका पेपर होगा 19 फरवरी को, वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करें अगर आपके बोर्ड के पेपर्स की, तो आपका बोर्ड का पेपर हुआ जो आएगा कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज नंबर, एक सेट नंबर, एक कोड नंबर, ये सब लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसे इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश के अंदर वही बातें बताई गई है कि जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 2 खंडों यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, खंड अ और खंड ब करके। ठीक है, खंड अ जो रहेगा उसके अंदर आपसे वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड ब जो रहेगा उसके अंदर आपसे वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिकली आपका एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन ए यानी खंड अ के अंदर पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लिख करके देना होता है वो आपसे खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही 19 तारीख को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसका अगला जो आप क्लिप देखेंगे वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो हमने आपके लिए रेडी कर रखा है। अगर आपने वो सरप्राइज को अपना लिया तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और नेक्स्ट लेवल पर हो सकती है। ठीक है, तो अगला क्लिप देखिए बच्चों। लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैंपल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैंपल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैंपल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसे इंग्लिश में आप सेक्शन ए भी कहते हैं और हिंदी में खंड अ कहते हैं। इसके अंदर वस्तुपरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं हमसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, पहला वाला आपका एक गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले क्वेश्चन में इस तरह से आपका गद्यांश, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश कुछ इस तरह से है हमारा कि आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे उतना ही आपका जीवन के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। नियमित अध्ययन भी शक्ति संचयन का एक रूप है। आज आपके द्वारा किया गया अध्ययन कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। आज जो आपने कोई भी अध्ययन किया, कुछ भी पढ़ा, वो चीज़ कभी भी आपके जीवन में क्या कर सकता है, चमत्कार पैदा कर सकता है। इसीलिए एक बहुत महान आदमी ने कहा था कि भैया
ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, पढ़ाई जो है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपने जो आज पढ़ा है वो आपकी ज़रूर मदद करेगा, ठीक है, चाहे छोटी मदद हो या बड़ी मदद हो। इसीलिए पढ़ाई को कभी जीवन में समाप्त नहीं करना चाहिए, निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। बाकी आप ये गद्यांश पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। पूरा मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, समय कम है, तो समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस गद्यांश के आधार पर उसको हल करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इसी का ध्यान के आधार पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आप स्वयं को जितना ज्ञान से चमकाते जाएंगे, उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द डैश के संदर्भ में प्रयोग किया गया। जो चमकाते, ये वाला जो रेखांकित शब्द है, ये अपने विवेक में प्रतिदिन बढ़ोतरी करने को लेकर के जो है वो संदर्भित किया गया है। दिन प्रतिदिन आपको अपने विवेक में बढ़ोतरी करना चाहिए, ठीक है। तो ख वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि गद्यांश के आधार पर शक्ति संचयन का सटीक अर्थ पहचानिए। तो शक्ति संचयन का जो सटीक अर्थ होगा बच्चों वो होगा आपका निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करना। क्या करना बच्चों? निरंतर अपनी क्षमताओं का विकास करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी जो आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि उस चीज़ के ऊपर स्टक हो जाइए, रुक जाइए कि हाँ मेरी कैपेसिटी तो इतनी है तो मैं इस पर रुक जाता हूँ। नहीं, हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि निरंतर हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते चले जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में रेखांकित पंक्ति उस व्यक्ति के डैश को व्यक्त करता है। जो ये रेखांकित व्यक्ति है वो उस व्यक्ति के ज्ञान भाव को व्यक्त करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर गलत कथन पहचानिए। तो गद्यांश के आधार पर गलत कथन ये है कि फौजी युद्ध आने पर ही तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल गलत है आपका। जो फौजी होते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं, वो हर दिन अपना तैयारी करते रहते हैं। एवरी डे उनके लिए लाइक आप कह सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि जो फौजी होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, वो केवल युद्ध आने पर ही तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल बात यहाँ पर गलत है। तो ये क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गद्यांश में संचित शक्ति को पूंजी कहा गया है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द डैश की ओर संकेत करता है। तो ये जो आपका रेखांकित शब्द है बच्चों, ये प्रचुर सामर्थ्य के विकास की पूंजी की ओर संकेत करता है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो कथन यानी दो स्टेटमेंट दे दिया है, उसको पढ़ करके आपको बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। तो कथन क है आपका कि दूरदृष्टि की कमी से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गए जाता है, ठीक है। और कथन ख कह रहा है कि विषम परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य विकसित नहीं हो पाता है। गद्यांश की पंक्ति के आधार पर उपयुक्त कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन क सही है और कथन ख उसकी सही परिणाम है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले भी मैंने क्लियर कर रखा है। जो इससे पहले मैंने 4 हिंदी के सैम्पल पेपर्स की जो वीडियो बनाई उसके अंदर भी ये बातें बता रखी हैं कि जो आपका स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं, गद्यांश और पद्यांश वाला, ठीक है, या काव्यांश कह लीजिए, तो वो एकदम सेम आ जाए इसकी बहुत ज़्यादा कम संभावना रहती है, ठीक है। वो यूनिक ही आता है आपका। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम सैम्पल पेपर्स आपको करवा रहे हैं उसकी वीडियोस जो दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे। आप यूँ देख लीजिए ना, एक वो बच्चा है जिसने आज तक एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, एक भी सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की, और एक वो बच्चा है जिसने 10 सैम्पल पेपर 20 सैम्पल पेपर की तैयारी कर रखी है। तो दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा ना, ज़मीन आसमान का। तो आप दूसरे टाइप के बच्चे बनिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असली कमाई तो उसकी बचत है, लेखक ने ऐसा कहा। तो लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि विकट परिस्थितियों में संचित पूंजी ही काम आती है। भैया जाहिर सी बात है, जब खराब परिस्थितियां आती हैं जीवन में तो आपके जीवन भर की जो जमा पूंजी होगी, जिसे इंग्लिश में सेविंग्स बोलते हैं, वही काम में आता है, ठीक है। तो इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का मूल भाव
वो आपकी पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से मेल खाता है? तो इसका मूल भाव जो है बच्चों वो मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यहाँ से आपका मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आज आपके द्वारा किया गया अध्ययन कभी भी आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लेखक द्वारा बताई गई परिस्थितियां डैश के आधार पर है। तो लेखक द्वारा बताई गई परिस्थितियां संभावना के आधार पर है। किसके आधार पर बच्चों? संभावना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे सफलता का मूल्य चुकाए बिना सफलता के शिखरों तक पहुंचना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का सही आशय पहचानिए। तो इस पंक्ति का सही आशय है बिना मेहनत किए उन्नति पाना। ठीक है, तो क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर काव्यांश दे दिया है, इसको पढ़ करके इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको हल करना है आपको। ठीक है, तो ये काव्यांश आप पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जैसे अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियाँ मजबूत कर ली है और ढलान पर एड़ियाँ जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा मैं कंधे अड़ा दूंगा, देखना वह वहीं ठहरना होगा। ठीक है, ये ठहरा होगा, सॉरी। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। तो इस तरह से करके ये आपका काव्यांश दिया गया है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर लीजिए। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कवि का निश्चय प्रकट होता है कि वह क्या है, तो वह अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा। ठीक है, यह निश्चय कवि का प्रकट होता है कि भैया कुछ भी हो जाए वह अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा। और आपको भी यही करना चाहिए भैया। आपका जो लक्ष्य है, अभी का लक्ष्य आपको ये बनाना चाहिए कि जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हिंदी सब्जेक्ट का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनमें अच्छे अंक प्राप्त करना। क्योंकि भैया लास्ट है आपका क्लास स्कूल लेवल पे देखा जाए तो, इसके बाद तो कॉलेज लाइफ है और ज़िंदगी में मौज ही मौज है भैया एक तरह से। तो एटलीस्ट 12वीं कक्षा में तो आपको अच्छे नंबर लाने ही चाहिए, क्योंकि भविष्य में, ये मेरा पर्सनल आप कह सकते हैं अनुभव या एक्सपीरियंस जो भी कह लीजिए, वो है कि जब भी स्कूल लेवल पे आपका मार्क्स पूछा जाएगा ना कि भैया या सर या जो भी करके आपसे संबोधित करके आपसे आपका मार्क्स पूछा जाएगा कि आपके 12वीं में कितने नंबर आए थे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि 10वीं में, 8वीं में, दूसरी क्लास में कितने नंबर आए थे। आपसे कोई पूछेगा स्कूल लेवल के मार्क्स तो यही पूछेगा कि आपके 12वीं क्लास में कितने नंबर आए थे। अगर आपके 95% आए होंगे तो आपसे जूनियर अगर आपसे कोई कुछ पूछेगा कि भैया आपके कितने नंबर आए थे 12वीं क्लास में, तो आप एकदम बोल सको कि मेरे तो 90 आए थे, 95 आए थे। वहीं आपके 60, 30, 35, 40 ऐसे कुछ आए होंगे तो आप बोलोगे कितने कम नंबर आए थे, है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या इन महीनों के अंदर आप अच्छी तैयारी करते हैं या वही इंस्टाग्राम पे रील वूल देखते देखते अपना समय व्यर्थ करते हैं जैसे पूरे साल भर आपने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कवि का तैयार होना दर्शाता है कि वह क्या है भैया, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार है। केवल वो कपड़ा उपड़ा लत्ता पहन करके, वो जूता मोजा पहन करके तैयार नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है। कवि का तैयार होना यही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ थर्ड क्वेश्चन क्या है कि घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। पंक्ति का क्या भाव है, तो पंक्ति का भाव है प्राप्य को पाने के लिए सावधान। ठीक है, यानी जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं प्रकाश का आगमन होता है। यह कथन दर्शाता है कि सूरज क्या है, तो सूरज जो है वो प्रतीकात्मक है। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। कथन दर्शाता है, तो कथन क्या दर्शाता है, स्थायित्व को दर्शाता है कि किस तरह से वो स्थायी है एक तरह से। ठीक है, ख वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता का संदेश क्या है, तो कविता का संदेश है उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना। जो भी आपका उद्देश्य है उसको जब तक आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक एकदम अटल रहिए, उसके ऊपर दृढ़ बने हुए रहिए। जैसे इंडिगो वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर किस तरह से राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी के पीछे लगे रहते हैं कि गांधी जी चलिए ना, हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा अंग्रेजवा सब और ये जमींदरवा सब दिक्कत कर रहा है, गांधी जी चलिए ना। गांधी जी दूसरे काम में इंगेज थे, लगे हुए थे, ठीक है, दूसरे काम में संलग्न थे, लेकिन फिर भी राजकुमार शुक्ला जो थे वो दृढ़ थे, दृढ़ संकल्पित थे कि मेरे को तो गांधी जी को लेकर के ही जाना है। ठीक है, और वो लेकर के भी गए। उसीलिए आपको यहाँ पर बोला गया है एक तरह से कि भैया कविता का संदेश आप ये समझ सकते हैं कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ इसीलिए, बाकी कविता का संदेश तो ये है ही।
ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली कथन और कारण वाला है। तो कथन देखिए क्या कह रहा है कि तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो। और कारण कह रहा है कि कवि स्वयं को साहस की मूर्ति मानता है जो धरती के जीवों के लिए यहाँ पर सुखद परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। कथन ए जो है आपका सही है, लेकिन कारण आर जो है उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह क्या है? तो वो भैया अदम्य साहस का धनी है। घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह के और सैंपल पेपर की वीडियोस आप देखना चाहते हैं और सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो यहाँ पर देखिए तीसरे के पहले में क्या क्वेश्चन है कि एंकर विजुअल क्या है? तो एंकर विजुअल का अर्थ होता है घटना के दृश्य और उस पर आधारित खबरें जो है एक साथ चलते हैं। एंकर विजुअल वही होता है जो घटना का दृश्य होता है। जैसे आप देखते होंगे कि न्यूज़ आ रहा होता है, देखिए यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया। ठीक है, जैसे रिसेंटली कुछ टाइम हुआ है, शायद 1 साल हो गया, रिसेंटली नहीं बोलना चाहिए उसको, 1 साल हो गया उस चीज़ को, 1 डेढ़ साल। तो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आता था ना कि देखिए ये हुआ है उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट। तो जो टीवी पर जो एंकर वगैरह होते थे वो पीछे विजुअल भी दिखा रहे होते थे। ठीक है, तो घटना के दृश्य और उस पर आधारित खबरें एक साथ जब चलती हैं तो वो एंकर विजुअल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला छापाखाना शुरू हुआ था, ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज का ये जो हमारा वीडियो है इसका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आज की इस क्लास का होमवर्क है कि भारत का पहला छापाखाना शुरू हुआ था कहाँ पर और कब हुआ था। जिसका आंसर भी सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट आंसर होगा, उसके आंसर को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है कि संपादकीय कौन लिखता है? तो जो संपादकीय होता है बच्चों वो विशेष संपादक जो होते हैं वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष लेखन के क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र होते हैं? तो विशेष लेखन के अनेकों क्षेत्र होते हैं। ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो वॉच डॉग पत्रकारिता में किसी विभाग के कामकाज पर नजर रखना और घोटाले या गड़बड़ी का पर्दाफाश करने वाली जो पत्रकारिता होती है उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, कोई भी विभाग हो आपका, आर्थिक विभाग ले लीजिए या फिर जो भी कोई सा भी सरकारी विभाग ले लीजिए, किसी तरह का विभाग हो जिसमें नज़र रखी जा रही हो, घोटाले वगैरह का यहाँ पर पर्दाफाश किया जा रहा हो, गड़बड़ी का पर्दाफाश किया जा रहा हो, तो इसे यहाँ पर वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 जो पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो यहाँ पर आपका इस तरह से है, चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प जो है वो आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आपका काव्यांश दे दिया है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं ही पढ़ देता हूँ, 5-6 तो लाइनें हैं इस तरह से। मैंने देखा एक बूंद, यहाँ से क्लियर हो गया, एक बूंद से ये आपका काव्यांश लिया गया है। सहा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन उन्मोचन है, अपनापन है उन्मोचन जो है सो कि नश्वरता के दाग से। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका काव्यांश दिया गया। अब इस पे आधारित पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। मैंने देखा एक बूंद जैसी लघु कविता को किस भाषा में हाइकू कहा जाता है? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी में, ठीक है। इस भाषा में इसको हाइकू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने देखा एक बूंद कविता है, कैसी है भैया यहाँ पर, तो दार्शनिक है ये, कैसी है, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि बूंद का ढलते सूरज की आग से रंग जाना किस भाव को व्यक्त करता है, तो वो भैया विराट के सम्मुख लघु की नश्वरता से मुक्ति, इसको यहाँ पर व्यक्त करता है। नेक्स्ट, बूंद किसका प्रतीक है, पानी की बूंद, एक व्यक्ति, वर्षा या समुद्र का झाग। तो जो बूंद है बच्चों यहाँ पर वो एक व्यक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों, एक व्यक्ति का। ख वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि आलोक छुआ अपनापन के माध्यम से कवि किस बात की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका अपनापन आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा घ वाला, यानी कि सौंदर्य और प्रेम से परिपूर्ण क्षण का महत्व की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर ये गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो इस तरह से एक गद्यांश है कि हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाया था, ठीक है, या पाता था कर सकते हैं। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। तो इस तरह से करके आपका गद्यांश दिया गया है। अब इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तो यहाँ पर जो किसान है बच्चों वो अकेला जो है वो खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसान ने क्या निर्णय किया, तो किसान ने निर्णय किया कि वह खेती करेगा ही नहीं, ठीक है। क्या निर्णय किया कि वो खेती करेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार किसान ने किसके साथ मिलकर गन्ना बोया, तो इस बार किसान ने हाथी के साथ मिलकर के गन्ना बोया। अगला, हाथी किसका प्रतीक है, तो हाथी जो है वो ताकत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों, ताकत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, तो इस गद्यांश के अनुसार लेखक को खेती के हर बारीकी के बारे में मालूम था, ठीक है। तो क वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 पर आधारित प्रश्नों के अंदर, तो इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है छठे का कि सूरदास को किसके जल जाने का दुख ज्यादा था, तो सूरदास को पोटली के जल जाने का ज्यादा दुख था। झोपड़ी के जलने का नहीं था, बर्तनों के जलने का नहीं था, है ना। जो पोटली थी बच्चों वो जलने का जो दुख है वो ज़्यादा था, क्योंकि उसके अंदर भैया धन था, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, भैरव की चारित्रिक विशेषता क्या थी, तो भैरव की चारित्रिक विशेषता थी ईर्ष्यालु था वो, ठीक है, जलन करने वाला, गुस्सैल टाइप का, ईर्ष्यालु टाइप का था, ठीक है। नेक्स्ट, गुनाह बेइज्जत नहीं रहना, इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, माँ का दूध पीना अर्थात जड़ से चेतन होना, क्या होना, जड़ से चेतन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की किस कृति का अंश है, तो विस्कोहर की जो माटी है वो विश्वनाथ त्रिपाठी की नगाल तलाई का गांव, इसका एक अंश है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानता है, तो लेखक मालवा की नदियों की जो दुर्दशा है इसके लिए पश्चिमी देशों की सभ्यता को जिम्मेदार मानता है। अगला क्वेश्चन, मालवा में कौन जमा रहता है, ठीक है, तो मालवा में मानसून जमा रहता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। और ये हमारा इस सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो था, यहीं तक इसको एंड कर देते हैं। इसका अगला जो वीडियो आएगा वो इसी सैम्पल पेपर का पार्ट 2 वाला रहेगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स की पीडीएफ बनाई गई है आप सभी बच्चों के लिए, उसको आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए सिंपली आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको वहां पर एक कूपन कोड देना है बच्चों, ठीक है। अगर आप कूपन कोड नहीं देंगे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपए है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड उनको बता देंगे जो कि है VSP07 करके, तो ऑटोमेटिकली आपको 50% का भारी छूट देखने को मिल जाएगा और वहां पर आपका जो प्राइस हो जाएगा केवल 99 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से हिंदी के एक सैंपल पेपर की जो कीमत हुई वो केवल 5 रुपए हुई। सोचिए 5 रुपए में आज के टाइम पे तो चौमिनो नहीं आता, चौमिन भी 10 रुपए का आता है, ठीक है। और अगर आप ये 99 रुपए खर्च करेंगे बच्चों तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अगर आप 99 रुपए खर्च करने के बाद सैंपल पेपर लेते हैं और उसको लेकर के तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सैंपल पेपर ले लिया और तैयारी नहीं किया, तैयारी भी कीजिए बच्चों। आपके लिए हमने ये सैंपल पेपर डिजाइन किए हैं, पिछले 10-15 सालों में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सब प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है, और जो भी आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत आसान भाषा शैली में होंगे जिसे इजीली आप याद कर सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमने दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और आंसर तो आप आसानी से याद कर ही सकते हैं। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।